RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 11 के आवर्त सारणी चैप्टर के बारे में हम आपको समझा रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको ये जानकारी दी थी कि तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो उसके गुणों से संबंधित होता है। और ये जानकारी किसने दी थी? अगर आपके याद हो, आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है, तो उस वैज्ञानिक का नाम था प्राउड, जिसने 1815 में यह सिद्ध किया था। यह अपना एक प्रयोग किया था, अपना एक नियम दिया था कि तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान हैं उन पर ही उन तत्वों के गुण निर्भर करते हैं। अब इसी जानकारी को लेकर चलते हुए हम आज की वीडियो में आपको आगे के नियमों के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें आज का जो आपका टॉपिक आता है वो आता है डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत। डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत, इस त्रिक को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायड। ट्रायड यानी तीन तीन का त्रिक, तीन का समूह। तो इन्होंने इस प्राउड की परिकल्पना के आधार पर एक नियम बनाने की कोशिश की। उस समय तक जितने भी तत्व ज्ञात थे उन तत्वों को लेकर अपने डोबे-राइनर ने एक सिद्धांत दिया कि यदि तीन तत्वों को हम उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार रखें कि पहले और तीसरे के परमाणु द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व के समान हो, तो इन तीनों तत्वों के गुण परस्पर समान होते हैं। दोबारा से आप इसको लिखेंगे भी इसी प्रकार से। डोबे-राइनर के अनुसार यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इस प्रकार रखा जाए कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का औसत दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो, तो तीनों तत्वों के गुण समान होते हैं। उस समय केवल परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानकारी थी। इन्होंने जितने तत्व उस समय ज्ञात थे उनके अनुसार कुछ उदाहरण भी दिए। आइए एक एक करके उन उदाहरणों को समझते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम पहला ग्रुप, जो आजकल आप लोगों को याद है, आगे आगे पढ़ेंगे इसको, मेंडलीव की पीरियडिक टेबल के अनुसार, मैं उसके रेस्पेक्ट में लेकर चल रहा हूं क्योंकि कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो फिर भी थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। हमने तीन एलिमेंट लिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनके परमाणु भार आप लोगों को याद होंगे। इसका होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया 7, 23 और 39। तो पहले और तीसरे के परमाणु द्रव्यमानों का औसत, यानी हम लिथियम और पोटेशियम को जोड़ दें और औसत निकाल दें। देखना, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7, पोटेशियम का 39, अपोन कर दिया हमने 2, तो कितना हो गया? ये आपका हो गया 46/2, यानी आपका हो गया 23, जो कि सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। यानी अब हम कह सकते हैं कि इन तीनों के गुण समान होंगे। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण हम हैलोजनों के लिए लेकर चलें। हैलोजन में आप ले लीजिए क्लोरीन, जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। एक ले लीजिए, इसके बाद आता है ब्रोमीन, जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 80। फिर आप ले लीजिए आयोडीन, जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 127। अब इसमें हम क्लोरीन और आयोडीन का जो औसत निकालेंगे वो ब्रोमीन के इक्वल आना चाहिए। देखते हैं, तो यहां पर हमारा आ जाएगा 35.5 को 127 के साथ जोड़ना है और बाई 2 करना है, तो ये आ जाएगा 7 5 12, 2 12 3 15 और 16.5/2, जिसको डिवाइड करने के उपरांत आपका क्या आएगा? 81.25, जो कि लगभग 80 के बराबर है। लगभग, पूरा पूरा नहीं, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान भी हमारे दशमलव भाग में हो सकते हैं। मैंने यहाँ ही पूर्णांकों के रूप में दोनों ले दिए हैं। तो इसका 81.25 आया, जो कि आपका लगभग 80 के बराबर है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि इन तीनों के गुण समान होंगे। अब डोबे-राइनर ने ये अपने त्रिक बनाए। उस समय इन्होंने कुछ त्रिक तैयार किए थे, लगभग 4 या 5 ही त्रिक तैयार कर पाए थे, क्योंकि उस समय तत्व भी कम ज्ञात थे, अधिक तत्व ज्ञात नहीं थे। तो
इस आधार पर इनका नियम, ये सिद्धांत फेल हो गया, ये कामयाब नहीं हुआ क्योंकि तत्वों की संख्या कम ज्ञात थी। अब इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान और उनके गुणों में जो संबंध था, जो प्राउट ने आपको बताया था, हमने आपको पिछली वीडियो में प्राउट के बारे में बताया था, उसी नियम को अब इन्होंने सिद्ध कर दिया कि हाँ भाई, परमाणु द्रव्यमान पर तत्वों के गुण निर्भर करते हैं। ये नियम इन्होंने लगभग दिया था 1827 के करीब। 1815 में इन्होंने दिया, डोबेराइनर ने दिया था 1827 में। अब इसके पश्चात फिर आगे वैज्ञानिकों ने इन नियमों का अध्ययन करना शुरू किया और अपने अपने नियम प्रस्तुत करने शुरू कर दिए। अब अगला नियम देखते हैं। इसके बाद जब डोबेराइनर ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया तो रिसर्च चलती रही तो 1853 में एक और वैज्ञानिक आए, ड्यूमा, जिन्होंने अपनी एक होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी का निर्माण किया। होमोलोगस सीरीज बनाई तो इसको कहा गया ड्यूमा की सजातीय श्रेणी। अब वो सजातीय श्रेणी क्या थी, किस प्रकार से इन्होंने इसका निर्माण किया, उसको देखते हैं। ड्यूमा ने अनेक प्रकार के तत्वों का अध्ययन किया और उनके गुण जब देखे कि समान है। अभी तक पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि परमाणु द्रव्यमान लिए और गुणों को निश्चित किया, लेकिन ड्यूमा ने थोड़ा उल्टा काम किया। इसने क्या किया, इसने गुणों को लिया और गुणों को लेकर परमाणु द्रव्यमान में संबंध स्थापित किया। तो जो इस प्रकार से श्रेणी प्राप्त हुई उसको सजातीय श्रेणी कहा गया। अब वो सजातीय श्रेणी, जैसे कि हम एक नाइट्रोजन फैमिली होती है उसके आधार पर लेकर चले, नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, एक आर्सेनिक होता है, उसके बाद एंटीमनी Sb, और फिर होता है बिस्मिथ। ये 5 तत्व होते हैं एक ग्रुप के, इनको हमने लिख लिया। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, फास्फोरस का होता है 31, आर्सेनिक का होता है 75, एंटीमनी का होता है 119 और बिस्मिथ का होता है 207। तो इस प्रकार से उन्होंने तत्वों के परमाणु भार देखे। अब उनके गुणों में अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने क्या देखा कि अगर इस तत्व को हम ए से प्रदर्शित करें, इसके परमाणु भार को, तो अगला जो तत्व है वो आपका आ जाएगा 14 प्लस कितना हो जाएगा, बाकी 17। इस प्रकार से लिख लिया। इसको इन्होंने कर दिया a प्लस बी के रूप में मान लिया, क्योंकि a 14 आ चुका, b आ चुका आपका 17। उसके बाद इन्होंने इस 75 को देखा, उसमें कितना आया 14 प्लस 17। अब बाकी कितना बच गया, 31 के बाद 4 और 4 44 बच गया। तो इसको लिख दिया इन्होंने प्लस 44, यानी a प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार से इसको लिख दिया गया। अब आगे अगले वाले को फिर इन्होंने देखा, यह आ गया आपका 14 प्लस 17 प्लस 44। 44 को हमने 2 बार गुना कर दिया तो इसका टोटल देख लेना आप, 119 आएगा, यानी हो गया a प्लस बी प्लस 2c। तो एक श्रेणी बन गई a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2c प्लस 3c। ये भी आपका 14 प्लस 17 प्लस 44 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने एक श्रेणी बनाई जो कि तत्वों की सजातीय श्रेणी बोली गई, और इसको इन्होंने परमाणु द्रव्यमान और गुणों के आधार पर ही निर्मित किया। लेकिन ये श्रेणी भी ज्यादा तत्वों के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकी, क्योंकि उस समय तक भी इतने ज्यादा तत्व खोज नहीं हो पाई थी उन तत्वों की कि ये सभी तत्वों की श्रेणियां बना सकते। तो ये नियम भी ज्यादा नहीं चला। इसी के साथ साथ बीच बीच में तत्वों की खोज भी होती चली गई, तत्वों की संख्या भी बढ़ती हुई चली गई। तो अगला नियम दिया फिर एक न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना नियम दिया। इसके बाद एक और प्रयास किया गया जो किया गया था 1863 में। एक वैज्ञानिक थे न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने अपना एक ऑक्टेव्स रूल दिया। ऑक्टेव्स यानी 8वें का 8वां नियम, ऑक्टेव्स लॉ, जिसको हिंदी में कहा गया था न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम इसको कहा गया। अब ये नियम क्या था, 8 का नियम। भाई जिस प्रकार से आपके संगीत के स्वर होते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और फिर से सा आ जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, फिर सा आ जाएगा 8वें स्थान पर। यानी संगीत के 7 स्वर होते हैं। ये हमारे भारतीय संस्कृति के हैं, AR रहमान की। लेकिन अगर आप माइकल जैक्सन के देखना चाहते हैं तो माइकल जैक्सन के क्या थे, डो, रे,
मी, फा, सो, ला, टी। ये माइकल जैक्सन के संगीत के 7 स्वर हैं, यानी ये जो आपके पाश्चात्य संगीत हैं उसके स्वर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में सारे गामा पा धानी होते हैं ना, तो उसी प्रकार ये डो रे मी फा सो ला टी ये आपके संगीत के स्वर होते हैं पाश्चात्य के। चलिए ये तो अलग बात है दोनों में साथ साथ ही। तो न्यूलैंड ने भी अपना एक नियम बनाया, क्योंकि उस समय तक जब न्यूलैंड ने अपने नियम दिए थे उस समय तक लगभग 63 तत्वों की ही खोज हो चुकी थी। 1863 में 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो उन तत्वों को उन्होंने जब क्रम में लगाया, उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में उनके गुणों को ध्यान रखते हुए, तो उन्होंने देखा कि हर 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण रखता था। तो इसी कारण उन्होंने अष्टक ऑक्टेव ना बनाया। क्या कहा गया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होते हैं। उस समय तक जो तत्व ज्ञात थे उनके अनुसार लिख रहा हूं मैं। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद सोडियम, यहां बीच में एक तत्व फिलहाल के समय ज्ञात है वो बीच में गायब हो गया, सोडियम। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर आपका सिलिकॉन और आदि, इस प्रकार से रखते हुए चले गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8, यहां से देखेंगे तो यह 8वां होगा। यानी उन्होंने क्या कहा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रख दें तो हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। इसे ही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा गया। उस समय के ज्ञात तत्वों लगभग 63 तत्वों के अनुसार उन्होंने अपनी कोशिश तो बहुत अच्छी की थी। बहुत कोशिश करने के पश्चात ये नियम दिया गया होगा, क्योंकि अब भी अगर आप कोई नियम देना चाहें तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये नियम भी कामयाब नहीं हुआ। उसके ही अनेक कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये मानकर चल सकते हैं कि जो ये वैज्ञानिक थे न्यूलैंड, उन्होंने जब इन नियमों को बनाया तो पहले 20 तत्व यानी केवल कैल्शियम तक इसको लागू किया गया, अप्लाई किया जा सका। उसके आगे के तत्वों पर फिर से अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा और काम कर दिया उन्होंने कि उन्होंने कुछ तत्वों को एक साथ रख दिया। जैसे कि कोबाल्ट के साथ उन्होंने निकिल को रख दिया, क्योंकि दोनों का परमाणु द्रव्यमान समान होता है, तो उन्होंने एक जगह रख दिया। तत्व है 2 लेकिन रख दिया एक जगह, तो ये भी एक कमी थी। कुछ उन्होंने ये भी मान लिया था कि बस केवल उस समय तक जो तत्व ज्ञात थे उन्होंने यही माना कि बस केवल इतने ही तत्व अब तक ज्ञात हैं, आगे कोई तत्व ज्ञात ही नहीं होने का, हमने सब कुछ कर दिया, हम सर्वे सर्वा हैं। उन्होंने ये मानकर छोड़ दिया कि कोई तत्व बीच में नहीं आएगा। लेकिन अब फिलहाल आपको पता है कि यहाँ बीच में अक्रिया गैसें भी आ जाती हैं, अंत में आती हैं, तो यहाँ बीच में और भी तत्व थे जिनको लिखा जा सकता था। तो नए तत्वों की खोज होने के बाद ये नियम बिल्कुल कैंसिल हो गया। लेकिन नए नियमों की खोज के लिए इन नियमों को प्रेरणा माना जा सकता है, प्रेरणादायक माना जा सकता है, क्योंकि इन नियमों के आधार पर ही जैसे प्राउड ने परिकल्पना की थी, तो उसी आधार पर ये अगले नियम प्रस्तुत किए गए और इनके अध्ययन करते करते इनमें जो कमियां थी उन कमियों को दूर करते हुए फिर नए नियमों का प्रतिपादन किया गया। अब वे नए नियम बाकी क्या थे इसके पश्चात हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लोथर मेयर और जो फिलहाल आप तत्वों का अध्ययन करते हो मेंडलीफ की आवर्त सारणी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में आप समझ गए होंगे भारतीय संगीत और पाश्चात्य संगीत के अनुसार भी आप इनको याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।